Hello students, good morning. Today we will discuss reproduction in algae sargassum, in which we will study about the development of the oogonium. Previously we have discussed sexual reproduction, in which we have studied development of conceptacles and development of antheridium. Now the development of oogonium के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ओगोनिया जो है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो भी कंसेप्टिकल की बेसल स्टेराइल लेयर से ही डेवलप होता है। जैसे हमने एंथ्रीडियम के बारे में बात की थी कि कंसेप्टिकल में किस तरीके से कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट हुआ था, और जो ये बेसल फर्टाइल लेयर बनी थी, इससे एंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों का निर्माण हो सकता है। तो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया था इस तरीके से, जिसमें बेसल जो फर्टाइल लेयर है उसकी कुछ सेल्स एंथ्रीडियल इनिशियल का काम करती हैं, और ये मैच्योर होकर फ्लास्क शेप कैविटी में जो कंसेप्टिकल कहलाते हैं उसमें एंथ्रीडिया बनते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम, विच इज़ ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम बेसल फर्टाइल लेयर ऑफ द कंसेप्टिकल। ये जो बेसल फर्टाइल लेयर है, इसकी सेल्स जो हैं वो ओगोनियल इनिशियल का कार्य करती हैं। यहाँ इनमें से हम देखें, फर्टाइल लेयर की कुछ सेल्स ओगोनियल इनिशियल बन जाती हैं, और हर इनिशियल सेल जो है वो डिवाइड होती है एक ट्रांसवर्स वॉल से, और दो अनइक्वल सेल्स बन जाती हैं। जो नीचे की सेल है उसको स्टॉक सेल कहते हैं, और जो मतलब बेसल सेल होती है, छोटी सेल होती है, वो स्टॉक सेल बनाती है, और जो ऊपर की बड़ी सेल है वो ओगोनियल सेल कहलाती है। ये ओगोनियल सेल जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा बड़ी होती जाती है, गोल हो जाती है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंसली भरा हुआ रहता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म वाली सेल होती है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी इसमें होती हैं। इस ओगोनियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये स्पोरोफिटिक थैलस पे डेवलप हुए हैं, और ये मियोसिस करता है, या इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उससे अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, 4 केंद्रक बनते हैं, जो कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के बाद में 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, या ओगोनियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो 8 केंद्रक बना लेता है। इन 8 केंद्रक में से जो 7 केंद्रक होते हैं, जो परिधि की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, और केवल एक न्यूक्लियस फंक्शनल रहता है, जो कि आगे चल के एग में बदल जाता है। एक न्यूक्लियस जो होता है वो एग न्यूक्लियस की तरह कार्य करता है। ये ओगोनियम की जो वॉल है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। जो बाहर की तरफ है उसको एक्सोकाइट, बीच वाली लेयर को मीजोकाइट, और अंदर वाली लेयर को एंडोकाइट कहते हैं। ये जो 3 लेयर्स हैं, एक्सोकाइट, मीजोकाइट एंड एंडोकाइट कहलाती है। जो मैच्योर ओगोनियम है वो कंसेप्टिकल से, इस तरीके से ये कंसेप्टिकल में ओगोनियम पाए जाते हैं विद देयर स्टॉक, ये अटैच रहते हैं कंसेप्टिकल की वॉल से, और जो बेसल फर्टाइल लेयर की जो कोशिकाएं थी, जो कि ओगोनियम इनिशियल नहीं बनी थी, वेजिटेटिव सेल्स थी, वो इस तरीके से डिवाइड होकर कोशिकाओं के फिलामेंट्स इसमें नज़र आते हैं, और ये पैराफाइसिस कहलाते हैं। तो ये पैराफाइसिस में बदल जाती हैं, वो वाली सेल पैराफाइसिस बनाती हैं। तो एक कंसेप्टिकल में ओगोनिया के साथ में बहुत सारे पैराफाइसिस भी दिखाई देते हैं। जो मैच्योर ओगोनिया है वो कंसेप्टिकल से डिस्चार्ज होते हैं। इसमें जो बाहर की तरफ, एक ऊपर की तरफ ये ऑस्टियोल होता है, इस ऑस्टियोल से ये इस तरीके से डिस्चार्ज होते हैं कि
इनकी जो आउटर मतलब एक्सोकाइट है वो नीचे बेसल सेल से लगी हुई होती है। एक जिलेटिनस स्टॉक बन जाता है जिसकी वजह से ये कंसेप्टिकल से बाहर तो निकलते हैं किंतु ये कंसेप्टिकल के बेस से अटैच्ड रहते हैं विद देयर लॉन्ग जिलेटिनस स्टॉक विच इज़ सीन क्लियरली इन डायग्राम ई। ये जो इसकी वॉल होती है ओगोनियम की वॉल, उससे ये जिलेटिनस स्टॉक बन जाता है। और बाहर वाली वॉल तो ये बना लेती है और अंदर वाली वॉल उस ओगोनियम के ऊपर लगी हुई होती है। जो सेल ओगोनिया नहीं बनाती है वो पैराफाइसिस बना लेती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज पैराफाइसिस। तो कंसेप्टिकल में जो मैच्योर कंसेप्टिकल फीमेल कंसेप्टिकल है उसमें बहुत सारे पैराफाइसिस दिखते हैं और कुछ ओगोनिया नज़र आती है। जब ये ओगोनिया मैच्योर हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम हालांकि ओगोनिया कंसेप्टिकल के बाहर होती हैं लेकिन ये फिर भी जिलेटिनस स्टॉक से कंसेप्टिकल के बेस से जुड़ी रहती हैं। तो बहुत सारे जो एंथ्रेजॉइड हैं जो एंथ्रीडिया में बने थे, ये एंथ्रेजॉइड ओगोनियम के वॉल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ओगोनियम की वॉल मतलब जो कि ओवम कहलाएगा, अब वो फंक्शनल एक न्यूक्लियस जो फंक्शनल एग की जैसे काम करता है। बहुत सारे एंथ्रेजॉइड इसके चारों तरफ आ जाते हैं और ये ओगोनियम की वॉल से अटैच हो जाते हैं इनके जो फ्लैजिला होते हैं उसकी सहायता से। केवल एक एंथ्रेजॉइड जो है वो इस ओगोनियल की वॉल में पेनिट्रेट कर पाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई हैं वो कुछ समय तक साइड में रहते हैं और उसके बाद में ये फ्यूज़ होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। यहाँ हम बी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक जाइगोट का निर्माण हो गया है जो कि 2n है। अब ये जो जाइगोट है वो इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जर्मिनेट कर लेता है और जबकि ओगोनियम की जो वॉल है वो अभी भी कंसेप्टिकल की वॉल से जुड़ी हुई है, जिलेटिनस स्टॉक वहाँ पे पाया गया है होता है उसके फिर भी कुछ समय बाद ये जिलेटिनस स्टॉक जो है वो उससे ये जिलेटिनाइज हो जाती है। जो जाइगोट है वो ओगोनियम से बाहर निकल जाता है, ओगोनियम की वॉल जिलेटिनाइज हो जाती है और जाइगोट जो है वो पानी में आ जाता है। अब उसके बाद में ये कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच होता है और फिर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स वॉल बनती है। ऊपर की तरफ एक तो अपर सेल कहलाती है और नीचे वाली लोअर सेल कहलाती है। तो जो लोअर सेल है वो तो राइजोइडल सेल में बदल जाती है और राइजोइड्स का निर्माण कर लेती है, जो अटैचमेंट जो प्लांट को आगे चल के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, राइजोइड्स बना लेती है। और जो अपर सेल होती है उसमें बहुत सारे सेल डिवीज़न होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के डिवीजन, एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल, और उससे ये एक डिप्लॉइड थैलस बन जाता है सरगेसम का। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सरगेसम की लाइफ साइकिल है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से है कि सरगेसम का जो प्लांट है ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके फ्रेगमेंटेशन से दोबारा सरगेसम का प्लांट बना लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें दो तरीके के कंसेप्टिकल्स बनते हैं, मेल और फीमेल कंसेप्टिकल्स बनते हैं, जिनमें मेल कंसेप्टिकल में एंथ्रीडिया डेवलप होता है और फीमेल कंसेप्टिकल में ओगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडिया और ओगोनिया के निर्माण तक, इनके डेवलपमेंट तक ये सारा 2n या डिप्लॉइड कंडीशन यहाँ रहती है और उसके बाद में एंथ्रीडिया और ओगोनिया में मियोसिस होते हैं और एंथ्रीडिया में मियोसिस के बाद में एंथ्रेजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस ओगोनिया में मियोसिस के बाद में एग का निर्माण होता है। और केवल इस पूरे जो इसकी लाइफ साइकिल है उसमें केवल
ये एंथ्रेजॉइड और एग, यही हैप्लॉइड फेज़ कहलाता है। यही एन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्यूजन के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना लेते हैं, जो फिर से एक डिप्लॉइड कंडीशन वाली स्थिति यहाँ पे आ जाती है, 2n कंडीशन होती है। और जाइगोट जो है वो जर्मिनेशन करके फिर से डिप्लॉइड प्लांट बना लेते हैं। सार्गेसम का जो थैलस है वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस होता है। तो इसमें एक तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें दिखाई नहीं देता। जो थैलस है वो डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है एंथ्रीडिया और ओगोनिया, वो स्पेशल स्ट्रक्चर कंसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो हैं वो डिप्लॉइड हैं, और ये एंथ्रेजॉइड और एग का निर्माण करते हैं मियोसिस के बाद में। जो कि इसमें केवल वही है, हैप्लॉइड फेज़ है जो गैमीट्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है सरगेसम में, और हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ होके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, और ये डिप्लॉइड जाइगोट जर्मिनेट होके डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस का निर्माण कर लेता है। तो दिस इज़ अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सरगेसम। थैंक यू वेरी मच।